नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एचपीएससी के 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। दोनों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप सोचते रहोगे कि ऐसे कैसे हुआ होगा। एक ऐसा इंटरव्यू जो आज तक किसी का नहीं हुआ है, वो ऐसे इंटरव्यू की आपको एक झलक दिखाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर विश्लेषण करेंगे। इन दोनों डॉक्यूमेंट के बीच की जो प्रक्रिया थी या उसके बाद की थी, उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ये पहला डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये एचपीएससी ने मेरे को जवाब लिखा है, जिसमें मेरा नाम लिखा है, मेरा रोल नंबर लिखा है 2687 और ये लेटर लिखा गया है 9 अप्रैल 2012 को। इसमें इन्होंने मेरे को जवाब दिया है कि मैंने जो एचपीएससी को लिखा था 15 मार्च 2012 को, एचपीएससी ने उस पर विचार कर लिया है और मेरी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो 15 मार्च 2012 को मैंने लिखी थी। आगे इन्होंने मेरे को लिखा है कि आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी कि जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है 50% अंकों के साथ 31 मई 2010 या उससे पहले। एचपीएससी का ये दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए। ये एक टेलीग्राम है, भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से किया गया है। आजकल टेलीग्राम बंद है, उसमें टेलीग्राम होते थे। ये टेलीग्राम की जो बुकिंग की गई है दोपहर में 2:15 पे, यानी कि 2:15 की गई है, 4 मई 2012 को की गई है। और जो ये जींद में रिसीव किया गया है वो सुबह 10:02 पे किया है, 5 मई 2012 को। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा है, मेरा एड्रेस लिखा है और मेरा लास्ट में रोल नंबर लिखा है 2687। इसके अंदर लिखा है कि आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए हिस्ट्री लेक्चरर स्कूल कैडर के लिए 9 मई 2012 को बुधवार को सुबह 10 बजे कमीशन ऑफिस में पहुंच जाएं या हाजिर हों और साथ में अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं, साथ में एनओसी भी लानी है। एनओसी क्योंकि मैं उसमें सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए एनओसी की जरूरत होती है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 24 नवंबर को मैंने एचपीएससी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, खर्ची पर्ची से कैसे होती थी भर्ती। एचपीएससी का ट्रेलर देख लो, समझ में आ जाएगा। प्रमाणों के साथ पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। यूट्यूब पर उस पर एक बंदे ने कमेंट किया है, या आप उस बंदे का कमेंट देख सकते हैं। ये कमेंट में लिखता है कि कांग्रेस के टाइम में टीचर्स भर्ती के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया था और उसमें कोई खर्ची पर्ची नहीं चली थी। ये खुद भी एक लेक्चरर हैं और इनके कई दोस्त भी लेक्चरर लगे हैं, बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं। यूट्यूब पे मैंने इनको जवाब का कमेंट लिख दिया है, भाई चिंता मत कर, टीचर्स भर्ती बोर्ड यानी कि एचएसटीएसबी का सच भी आपको दिखाएंगे। उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। रिकॉर्ड देखकर लोग ही फैसला कर लेंगे कि जो एचएसटीएसबी ने भर्ती की थी वो खर्ची पर्ची से की थी या मेरिट के आधार पर की थी। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें साथ में रिकॉर्ड दिखाते हैं, रिकॉर्ड बोलेगा और हरियाणा की जनता देखेगी। 8 दिसंबर को शाम को आपको एचएसटीएसबी का ट्रेलर दिखाएंगे और वो ट्रेलर देखने के बाद, डॉक्यूमेंट देखने के बाद हरियाणा की जनता खुद अंदाजा लगा लेगी कि एचएसटीएसबी ने जो भर्तियां की थी पीजीटी की, वो मेरिट के बेस पे थी या खर्ची पर्ची के आधार पर थी। आज हम सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं जो शुरुआत में मैंने दिखाए हैं। एक एचपीएससी का लेटर जिसमें मेरा आवेदन रद्द कर दिया है, दूसरा एचपीएससी का टेलीग्राम आवेदन रद्द करने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। एचपीएससी के पहले वाले डॉक्यूमेंट पे एक बार हम फिर से नजर डाल लेते हैं। इसका विश्लेषण करने से पहले ये आप देख लीजिए, 9 अप्रैल 2012 का लेटर है, मेरे को लिखा गया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि 15 मार्च 2012 का जो आपका रिप्रेजेंटेशन था उसको कंसीडर किया, यानी कि उसको विचार किया और विचार करने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया है। आगे इन्होंने लिखा है कि आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, यानी कि हिस्ट्री लेक्चरर बनने के लिए हिस्ट्री एमए नहीं है 50% के साथ 31 मई 2010 से पहले या 31 मई 2000 को। अब हम बताते हैं मामला क्या था। 14 मार्च 2012 को मेरे पास एचपीसी की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया। उस ऑब्जेक्शन में लिखा था कि आपके पास विज्ञापन में विज्ञापित योग्यता नहीं है। अगर आपके पास प्रमाण है तो 10 दिनों के अंदर प्रमाण एचपीएससी में जमा करवाएं, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। मैंने अगले ही दिन 15 मार्च 2012 को उसका जवाब बना दिया, प्रमाण सारे दे दिए। उनका जो एचपीएससी का विज्ञापन था, विज्ञापन में जो विज्ञापित योग्यता थी, मेरी जो योग्यता थी, सारे प्रमाण लगा के एचपीएससी पास भेज दिया। उसमें जो एचपीएससी का शेड्यूल था हिस्ट्री लेक्चरर के लिए 11 अप्रैल 2012 को लास्ट था, लेकिन जो एक्सरमैन का इंटरव्यू होना था वो 9 अप्रैल को लास्ट था। उसके बाद इंटरव्यू किसी के शायद नहीं थे। मेरे द्वारा जवाब देने के बाद भी एचपीएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ना तो ये जवाब आया कि हम आपको रोल नंबर देंगे, कि आपकी योग्यता सही है, कि आपका हमने आवेदन रद्द कर दिया है। तो उसमें जो एचपीएससी के चेयरमैन थे
वो डीपी वत्स साहब थे, आर्मी से रिटायर थे। तो मैं पर्सनली उनसे मिलने के लिए एचपीएससी गया। एचपीएससी जाने के बाद मैं एचपीएससी के चेयरमैन डीपी वत्स साहब से मिला और जो मैंने 15 मार्च 2012 को रिप्रेजेंटेशन एचपीएससी को भेजा था, उसकी कॉपी दे दी। साथ में जो प्रमाण थे वो लगा दिए और मैंने कहा कि सर एचपीएससी ने जो विज्ञापन दिया है उसके अंदर विज्ञापित जो योग्यता है, सारी योग्यताएं मेरे पास है। उसके बाद भी मेरे को ऑब्जेक्शन दे रहे हैं और ऑब्जेक्शन के बाद मैंने जवाब दे दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, चेयरमैन साहब आर्मी से रिटायर थे, तो मैंने समझा कि हमारी भावनाओं को समझेंगे। दूसरा मैंने कहा कि सर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही सेनाओं को सेना माना जाता है, तीनों को ही ईएसएम का जो कोटा है वो दिया जाता है और तीनों ही इन फोर्सेज में जो महिला है वो जवान के रूप में नहीं है, ऑफिसर्स हैं, वो गिनी चुनी है और उनके लिए जो वर्तमान सरकार है उसने रिजर्वेशन कर दिया है 33%। महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन दिया है वो फौजी कोटे में भी कर दिया है, जबकि फौजी कोटे में महिलाओं की संख्या ना के बराबर है, 1% भी नहीं है। इस तरह से न्याय संगत नहीं है। एचपीएससी क्या कर रही है, एक्स सर्विसमैन का फीमेल कोटा है, फीमेल क्योंकि है ही नहीं तो वो डिपेंडेंट को दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया गया है वो एक्स सर्विसमैन को रिहेबिलिटेट करने के लिए दिया गया है, यानी कि दोबारा से बसाने के लिए। जब एक नौकरी छोड़ के आता है एक्स सर्विसमैन आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से 35 या 40 साल की उम्र में, उसको दोबारा नौकरी करने के लिए ऐसा मौका दिया गया है। इसी तरह की हरियाणा सरकार की पॉलिसी है और यही बात विज्ञापन में लिखी गई थी, लेकिन सरकार ने एक नई पॉलिसी बना दी जिसके अनुसार 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया और फौजी कोटे में भी ऐसा कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने बेल बजाई, 2 बंदे वहां पर आए, उनसे पूछा हाँ भाई इनका क्या है, तो उन बंदों ने जवाब दिया कि जी इनका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि इनकी एप्लीकेशन ना रिजेक्ट की है ना कंसीडर की है। मैंने चेयरमैन साहब से कहा सर मुझे कम से कम इतना स्पष्ट कर दीजिए कि मेरा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। चेयरमैन साहब ने मेरी एप्लीकेशन में ऊपर जो रिमार्क लिखते हैं वो रिमार्क पेंसिल से लिखा, पेन से नहीं लिखा। वहीं से मेरे को डाउट हो गया कि भाई रिमार्क जो दिया जाता है वो पेन से दिया जाता है, पेन से लिखना चाहिए था, पेन से साइन करने चाहिए थे। पेंसिल का लिखा या पेंसिल की साइन तो कभी भी मिटाए जा सकते हैं। उसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि आप बाहर बैठिए। वो दोनों बंदों से बात की, मैं बाहर बैठ गया। उसके कुछ देर के बाद चेयरमैन साहब खाने के लिए, लंच के लिए चले गए थे और 10 मिनट के बाद उन दोनों बंदों ने मुझे अंदर बुलाया। मेरे से पूछा कि दिखाइए आपके पास क्या क्या योग्यता है। पहले मैंने उनको विज्ञापन दिखाया कि ये एचपीएससी का विज्ञापन है, इसके अनुसार 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक होनी चाहिए, मेरे पास हिंदी थी। दूसरा दिया है उसमें स्टेट था कि स्टेट पास होना चाहिए, मेरा स्टेट पास है, एक नहीं मैंने 2 बार पास करके है, दोनों मैंने स्टेट के सर्टिफिकेट दिखा दिए। तीसरा जो कंडीशन है वो आपने बोला है एमए होनी चाहिए हिस्ट्री से 50% के साथ। एमए भी आपने 3 पार्ट कर दिए, या तो प्राचीन इतिहास की या मध्यकालीन इतिहास की या आधुनिक इतिहास की। और मैंने कहा मेरी जो डिग्री है उसके ऊपर इंटायर हिस्ट्री लिखा है। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि आपको 3 में से कोई एक पार्ट अगर करके है उसको योग्य मान लिया है और मेरी डिग्री कहती है कि मैंने तीनों पार्ट करके है तो मैं योग्य क्यों नहीं हूं, मुझे अयोग्य क्यों बता दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि कितने नंबर थे, मैंने कहा नंबर मेरे 56% के आसपास पड़ते हैं। ये आप मेरे टोटल मार्कशीट देख सकते हो, मार्कशीट में टोटल लिखा है 800 में से पेपर है, डिवाइड कर लो, ये परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपको डिवीजन करना नहीं आता, कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है जिसपे लिखा है हायर सेकंड डिवीजन। हायर सेकंड डिवीजन का मतलब होता है 55% से ज्यादा, जबकि आपको सिर्फ 50% ही चाहिए। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से एमए की थी। पुणे यूनिवर्सिटी का मैंने उनको प्रोस्पेक्ट दिखाया जिसके हर पेज पे एमए हिस्ट्री लिखा था। जो मेरी मार्कशीट पे सब्जेक्ट लिखे हुए थे वही सब्जेक्ट उसमें प्रोस्पेक्ट में लिखे हुए थे। इंटरनेट से मैं पुणे यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्ट निकाल के लेके गया था, उस पर भी वो सेम सब्जेक्ट लिखे हुए थे, हर पेज पे एमए हिस्ट्री लिखा हुआ था। फिर मैं डिक्शनरी की भी एक फोटोकॉपी ले गया था। मैंने कहा अगर आपको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है, ये डिक्शनरी की फोटोकॉपी है, इसमें इंटायर का मतलब लिखा है संपूर्ण। जब मैंने पूरा इतिहास पढ़ दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है, फिर मैं अयोग्य कैसे हो सकता हूँ। उसने सारी मेरी बातें सुनने के बाद, सारे मेरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो जवाब दिया, उसने कहा कि आपकी सारी चीजें बिल्कुल सही हैं लेकिन हम माने तब ना, ये उसकी वर्डिंग थी। मतलब मैं बिल्कुल योग्य हूं लेकिन फिर भी एचपीएससी कह रही है कि हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, आपको योग्य नहीं मानेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, जब आपने मेरी बात माननी नहीं है, मेरे रिकॉर्ड को रिजेक्ट करना ही है, फिर मैं जाऊं। शक उनको भी हो गया था कि बंदा आसानी से मानने वाला नहीं है। उसने पूछा कि कहाँ जाएगा, मैंने कहा हाई कोर्ट जाऊंगा।
तो बंदे ने कहा कि हाई कोर्ट क्या मिलेगा? मैंने कहा क्या मिलेगा वो मैंने नहीं देखना है। किसान हर साल खेती करता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बीमारी लग जाती है फसल को, और किसान कभी भी हिम्मत नहीं हारता, हर साल एक नई उमंग के साथ खेती करता है, ये उम्मीद करके कि इस साल शायद फसल अच्छी होगी। और मैं भी यही उम्मीद करके हाई कोर्ट जाऊंगा कि एचपीएससी अगर मेरे साथ अन्याय करी है, हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। तो उस बंदे ने कहा कि हाई कोर्ट में तेरे 20,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा मेरे 20,000 नहीं लगने, मैंने सिर्फ कागज का खर्च देना है, क्योंकि हाई कोर्ट में मेरे कई दोस्त हैं जो एयरफोर्स से रिटायर है और वो हाई कोर्ट में वकील है। उस बंदे ने मुझे कहा कि आप हाई कोर्ट मत जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, मेरे को रोल नंबर दिला दो और मेरा इंटरव्यू करा दो। फिर उस बंदे ने कहा ठीक है, आपको हम रोल नंबर भेज देंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन आपको एक सच बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा बोलिए, सच हम सुनना चाहते हैं। उसने कहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद की बातें हैं, पहला काम है मेरा इंटरव्यू। आप मेरे को रोल नंबर दिलाइए और मेरा इंटरव्यू कराइए, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसके बारे में बाद में देख लेंगे। उस बंदे ने कहा ठीक है, आप जाइए, आपको रोल नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा अगर रोल नंबर मेरे पास नहीं पहुंचा तो मैं संपर्क किससे करूं? आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। उसने अपना मोबाइल नंबर बताया। मैंने उनसे नाम पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है? उसने नाम बताया था श्रीराम शर्मा, शायद वो चेयरमैन साहब के पीए थे। वहां से मैं वापिस आ गया। इंटरव्यू का शेड्यूल नजदीक आ गया। जो बाकी दोस्त थे उनके इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर थे वो घर पे पहुंच गए थे। मेरा एक दोस्त था जो एयरफोर्स में था, दीवान सिंह, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का है, उसने भी अप्लाई किया था। उसका मेरे पास फोन आ गया, उसने बताया कि उसके पास पहुंच चुका है। मैंने कहा मेरा तो अभी भी नहीं आया। एचपीएससी में गया था, चेयरमैन साहब से ये बातें हुई थी। उसी समय मैं जींद में कोर्ट में कई बार जाता था, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर था उसमें और जींद ही मेरी पोस्टिंग थी, जो कि कोर्ट में ही इंस्पेक्टर ऑफिस था। वहां पर मेरा एक दोस्त है रामवीर सिंह शौकंद, डुमरखा गांव से, वो भी एयरफोर्स से रिटायर है। उसके पास चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हर सैटरडे को कई वकील आते थे, तो उसमें सैटरडे को वो वकील आए थे। रामवीर शौकंद ने मेरे से पूछा कि आपका क्या रहा? मैंने कहा सर अभी तक तो इंटरव्यू के लिए मेरे पास कुछ आया नहीं है, बाकी दोस्तों को आ चुका है 2 या 3 तारीख को, 2 या 3 अप्रैल को उनके पास आ चुका था। उस दिन 4 या 5 शायद अप्रैल थी। तो उसने कहा क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा सर हाई कोर्ट में जाने के लिए कुछ प्रमाण तो चाहिए। अब उन्होंने जो ऑब्जेक्शन भेजा था उनका मैंने जवाब बना के दे दिया है। रिजेक्शन का मेरे पास अभी तक आया नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू के लिए हम हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू करा जाए। हाई कोर्ट से वकील आए थे, उन्होंने कहा कि इस वकील को दे दो। मैंने कहा सर वैसे तो मेरे सारे केस जो है एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब के पास है, वो भी एयरपोर्ट से रिटायर है और वो पंजाब के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। उनके बारे में अलग से मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने मेरी मदद की है। उन्होंने मेरी मदद उसी में की थी जब मैंने पहला केस डालने के लिए योजना बनाई थी और कई वकीलों से जब बात की थी, ज्यादातर वकीलों ने मेरे को मना कर दिया था, ये कहते हुए कि जो आप चैलेंज करना चाहते हो वो सरकार का अधिकार क्षेत्र है, सरकार चाहे तो वो काम कर सकती है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसमें मैंने हार नहीं मानी थी और मैंने कहा था कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो भारत के संविधान के खिलाफ हो, और जो सरकार ने ये छूट दी है गेस्ट टीचर्स को, स्टेट से या पात्रता से छूट दी है, या 24 नंबर एक्सपीरियंस के सिर्फ गेस्ट टीचर्स को दिए हैं, ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। उसी को मैंने चैलेंज करना था और वो पहला केस मेरा एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब ने डाला था। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा बाद में। एडवोकेट रामवीर शौकंद साहब के चैम्बर में ही मैंने डॉक्यूमेंट उस वकील को दे दिए, जो फीस मांगी फीस दे दी और मैंने कहा सर कम से कम इंटरव्यू करवा दीजिए, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद में हम अलग से केस डालेंगे, कम से कम इंटरव्यू तो हो, क्योंकि 9 अप्रैल को इंटरव्यू लास्ट है एक्सर्विसमैन का। 8 अप्रैल को मैंने वकील के पास फोन करके पूछा कि जी मेरा केस का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि केस मैंने डाला था, लेकिन जज साहब ने पहले ये सवाल किया कि इमरजेंसी क्या है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट की छुट्टियां थी 10 दिन की और छुट्टियों में सिर्फ इमरजेंसी के केस ही सुने जाते हैं। तो वकील ने कहा कि मैंने जवाब दिया कि इमरजेंसी ये है जी, इंटरव्यू शेड्यूल अभी 9 तारीख को लास्ट है एक्सर्विसमैन का, सिर्फ इंटरव्यू के लिए ऑर्डर कर दो, बाकी केस बाद में चलता रहेगा। उसने कहा कि जज ने कहा इंटरव्यू भले ही 9 अप्रैल को लास्ट है, कोर्ट ऑर्डर करेगा तो एचपीएससी को इंटरव्यू बाद में भी लेना पड़ेगा, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो वकील ने बताया कि सर ये रिजेक्शन आ गया है। तो वकील के अनुसार ये था कि जज साहब ने उनकी नहीं सुनी और इस केस को बाद में डाल देंगे। मैंने वकील साहब से कहा कि सर रिजेक्शन हमारा अभी तक नहीं आया है, ऑब्जेक्शन आया था, ऑब्जेक्शन का हमने जवाब दे दिया था, रिजेक्शन का हम इंतजार करें, अगर रिजेक्शन आता तो हम रिजेक्शन को चैलेंज करते। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्शन था, हम सिर्फ इंटरव्यू के लिए बात कर रहे थे। मैंने कहा सर अभी कोर्ट की छुट्टी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप मेरा केस नहीं फाइल करना दोबारा,
मैं एक बार रिट पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस सप्ताह मैं नहीं आऊंगा जींद। मैंने कहा उससे अगले सप्ताह आओगे या उससे अगले सप्ताह, चाहे आप 1 महीने बाद आना, तब मेरा रिट की कॉपी ले आना। मैं पहले रिट पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा केस डालना है या नहीं डालना है। वकील ने कहा कि फिर लेट हो जाएगा, आप केस हार जाएंगे। मैंने कहा हार जीत बात की बात है, मैं रिट पढ़े बगैर नहीं चाहता कि मेरा केस फाइल किया जाए। क्योंकि जिस तरह से वकील ने मेरे को बताया था कि रिजेक्शन की बात की थी, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि रिजेक्शन हमारे पास आया नहीं, वकील रिजेक्शन की बात कर रहा है, जबकि एचपीएससी ने रिजेक्शन नहीं ऑब्जेक्शन भेजा था। जिस वकील को ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन में अगर डिफरेंस मालूम नहीं है तो मेरा केस कैसे जीत पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा केस अभी फाइल नहीं करना। जब 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद वो जींद आए, उन्होंने मेरे को फाइल दी जिसमें रिट थी। मैंने पूरे पढ़ने के बाद कहा कि सर नहीं, मेरा केस नहीं डालना है, आपने जो मेरे से फीस लेनी थी वो ले ली, मैं आपसे फीस नहीं मांगता हूँ। उसमें मुझे हाई कोर्ट के सिस्टम का पता नहीं था, वे किस तरह से चेकिंग करते हैं। जैसे बाद में मुझे पता चला कि हाई कोर्ट में केस वगैरह कैसे चेक करते हैं, मैंने हाई कोर्ट की साइट पर जाके उस वकील के नाम से जब केस सर्च किया, तो उस पीरियड के दौरान मेरे नाम से कोई केस उस वकील ने डाला नहीं था जो मैंने एचपीसी के खिलाफ दिया था। यानी जब भी हम कोर्ट में केस डालते हैं, भले ही वो केस नंबर ना मिले, केस फाइल होती है, उस पर एक डायरी नंबर मिल जाता है। डायरी नंबर मिलने के बाद ऑब्जेक्शन हो जो भी हो आ जाता है। यानी अगर हमारा केस रजिस्टर होगा तो डायरी नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन मेरे को सर्च करने पे डायरी नंबर भी नहीं मिला। और वकील के अनुसार उसने जो बताया था कि जज के साथ उनकी ऐसी ऐसी बात हुई, इसका मतलब है कि मेरे केस को CWP नंबर जो मिलता है, CWP नंबर मिल चुका था और जज के सामने सुनवाई हुई थी। उसका CWP नंबर उस वकील के उसमें मेरे को कहीं भी नजर नहीं आया। एचपीएससी का जो लास्ट शेड्यूल था इंटरव्यू का 9 अप्रैल 2012 को, वो खत्म हो गया था। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। अब मैं ये चिंतन करने लगा कि अब अगला स्टेप क्या उठाया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्शन आया था, उसका मैंने जवाब दे दिया था। रिजेक्शन अभी तक मेरे पास आया नहीं है। फिर मैंने एक लेटर ड्राफ्ट करना शुरू किया राहुल गांधी के नाम, क्योंकि उसमें केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी की अच्छी खासी अहमियत थी। वो लेटर मैंने खुद लिखा था पहली बार कंप्यूटर पे। लेटर को लिखने में कम से कम 6-7 दिन का मुझे समय लगा था। 8 पेज का लेटर था, उसके बारे में अलग से वर्णन करेंगे। उस लेटर का जो हेडिंग बनाया था मैंने, हेडिंग था हरियाणा में कांग्रेस की जमीनी हकीकत। और 27 अप्रैल 2012 को वो लेटर मैंने कोरियर के द्वारा राहुल गांधी के पास पोस्ट कर दिया था। 8 पेज का लेटर था और उसके साथ 10-12 प्रमाण थे, सबूत थे जो मैंने भेजे थे। जैसे ही वो लेटर राहुल गांधी के पास पहुंच गया था, उस लेटर के 8 पेज की कॉपी, भेजने का जो प्रमाण था कोरियर की रसीद, और वहां जो डिलीवर हो चुका था डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी कॉपी लगा के मैंने उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम चंडीगढ़ कोरियर करवा दिया। जैसे ही मेरा वो लेटर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा जो मैंने राहुल गांधी को लिखा था, वहां से एचपीएससी के साथ शायद उनकी कुछ बातचीत हुई है और फिर एचपीएससी ने मेरे को टेलीग्राम से बुलाया था, जो टेलीग्राम मैंने शुरू में दिखाया था। ये टेलीग्राम 4 मई को भेजा था, 5 मई को जींद पहुंचा था। 5 मई 2012 को जब टेलीग्राम ऑफिस से डाक विभाग का बंदा मेरे घर आया, बैल बजाई, मैंने कहा हाँ जी कौन। उसने कहा जी मैं टेलीग्राम लेके आया हूँ। मैंने कहा टेलीग्राम? टेलीग्राम कैसा भाई? टेलीग्राम तो जब आते थे जब हम फौज में थे कि माँ बीमार है, बापू बीमार है, घर की समस्या है। अब तो मैं फौज से रिटायर हूँ, अब मेरा किस बात का टेलीग्राम? उसने बताया कि जी आपका कोई इंटरव्यू है। मैंने कहा इंटरव्यू है नहीं, इंटरव्यू था। 9 अप्रैल को खत्म हो चुके इंटरव्यू शेड्यूल, आज तो 5 मई हो गई है। उसने मुझे कहा कि सुरेश कुमार आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी सुरेश कुमार मेरा नाम है। फिर उसने पूछा कि 1111A हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आपका नंबर है? मैंने कहा जी मेरा नंबर है। उसने कहा जी फिर तो टेलीग्राम भी आपका ही होना चाहिए। मैंने कहा फिर तो पक्का मेरा है। मैं जैसे ही टेलीग्राम लेने के लिए गया, देखा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, आप दोबारा से फिर इस टेलीग्राम को देख सकते हो। इसमें ऊपर लेफ्ट साइड में भेजने की टाइम और डेट लिखी हुई है, राइट साइड में जींद पहुंचने का टाइम और डेट लिखी हुई है। उसके नीचे मेरा एड्रेस लिखा है, मेरा नाम लिखा है, रोल नंबर लिखा है और यहाँ लिखा है कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए एचपीएससी में 9 मई 2012 को सुबह 10 बजे। और साथ में अपना ओरिजिनल रिकॉर्ड लाना है, साथ में एनओसी लानी है। और नीचे ये आप स्टैंप भी देख सकते हो, जींद संचार विभाग की, जहां इन्होंने रिसीव किया था। मैंने कहा भाई पक्का मेरा ये। फिर मैंने उससे पूछा कि चाय पानी पियेंगे, क्योंकि गर्मी का महीना था। उसने कहा जी चाय तो रहने दो, पानी पिला दो। मैंने इनको पानी पिलाया। उसके बाद उसने कहा कि जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा कीजिए। उसने कहा कि आपकी कितनी बड़ी पहुंच है? मेरी कोई भी पहुंच नहीं है। उस बंदे ने कहा कि मैंने अपनी सर्विस में पहली बार किसी का टेलीग्राम देखा है इंटरव्यू के लिए। नॉर्मली या तो सामान्य डाक से आते हैं, या स्पीड पोस्ट से आते हैं, या रजिस्टर्ड पोस्ट से आते हैं। टेलीग्राम से मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं देखा। मैंने कहा मैं भी पहली बार ही ऐसा देख रहा हूं कि टेलीग्राम से मेरा इंटरव्यू है।
मैंने उसको कहा कि मैं आपको एक और खास बात बता दूं, एचपीएससी ने मेरा फॉर्म रद्द कर दिया था और ये अभी इंटरव्यू के लिए टेलीग्राम भेजा है। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? फिर मैंने उसको बताया कि राहुल गांधी को इस तरह से मैंने लेटर लिखा था, उसकी कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय में चंडीगढ़ भेजी थी, उसके बाद ये टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम में नीचे लिखा था कि आपने एनओसी लेके आनी है, क्योंकि मैं उसमें सब इंस्पेक्टर था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने के लिए डिपार्टमेंट से एनओसी लेने होता है। एनओसी के लिए मैंने पहले से ही अप्लाई किया था, जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन मेरे पास एनओसी पहुंची नहीं थी, हमारे दफ्तर में आई नहीं थी। तो इसलिए सुबह मैं उस दिन बस से जल्दी निकला, क्योंकि 9 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस खुल जाता है जहां से मैंने एनओसी लेनी थी, और 10 बजे मुझे एचपीएससी बुलाया था इंटरव्यू के लिए। एचपीएससी का ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस पास-पास में ही है। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में गया और जाने के बाद मैंने एनओसी के लिए जो एप्लीकेशन जींद से लिखवाई थी, वो लेके वहां जमा करवा दी। उसमें बता दिया भाई मैंने पहले से ही एनओसी के लिए अप्लाई किया है और अभी तक मेरे पास एनओसी पहुंचा नहीं है। आज मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा टेलीग्राम है, उसकी कॉपी साथ में लगा दी थी। मुझे एनओसी चाहिए, आज ही चाहिए, ताकि मैं जाते समय जमा करवा जाऊं। उन्होंने कहा कि शाम को 4 बजे ले जाना, आपको एनओसी मिल जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस से जैसे ही मैं एचपीएससी के ऑफिस में गया, 10 बज चुके थे तब तक लगभग। वहां गया तो 30-35 बंदे और बैठे हुए थे, जिसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थे। मैंने पूछा भाई आपका क्या है? उन्होंने कहा जी हमारा भी इंटरव्यू है। मैंने कहा आप में से कोई एक्सर्समैन है? उन्होंने कहा जी एक्सर्समैन को तो ये ढूंढ रहे थे। फिर मैंने पूछा भाई आपका इंटरव्यू ऐसे कैसे लेट, शेड्यूल तो खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जी हम स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल थे, लेकिन अब अचानक से हमारे पास ये लेटर पहुंच गया है। उनके पास वो स्पीड पोस्ट से शायद लेटर गए थे इंटरव्यू के लिए। फिर वो मेरे से पूछने लगे कि आपका क्या है? मैंने उनको बताया कि मेरे एचपीएससी के साथ सिंक फंसे हुए हैं। तो बोला ऐसे क्या? फिर मैं उनको जैसे ही थोड़ा बताने लगा, तब तक एचपीएससी का एक बंदा आया। आने के बाद पूछने लगा कोई एक्सर्समैन है? मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। उसने पूछा क्या नाम है? मैंने कहा सुरेश कुमार। उसने मुझे कहा कि जाइए फलाने रूम में जाके अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा लीजिए। वहां मैं गया, डॉक्यूमेंट दिखाए, जो डॉक्यूमेंट मांगे उनको सब दिखा दिए मैंने। फिर उसने कहा कि एनओसी दिखाइए। मैंने कहा एनओसी के लिए मैंने अप्लाई पहले किया था, अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाया है, ये उसकी कॉपी है। शाम को 4 बजे उन्होंने बोला है एनओसी मिल जाएगा। शाम को 4 बजे एचपीएससी के ऑफिस में मैं एनओसी जमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए सेक्रेटरी के नाम एचपीएससी के, और उसमें लिखिए 7 दिन के अंदर अगर आप एनओसी जमा नहीं करवाते हैं, आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। मैंने कहा एक पेज दीजिए, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था शाम को 4 बजे मुझे एनओसी मिल जाएगा। एक पेज लेकर मैंने एनओसी के लिए लिख दिया भाई 7 दिन के अंदर मैं अपनी एनओसी जमा करवा दूंगा। अगर 7 दिन के अंदर मेरी एनओसी जमा ना हो, तब मेरा फॉर्म रद्द आप कर सकते हैं या कर देना। डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद जैसे ही मैं वापस आया जहां वो सब बैठे हुए थे, तब वहां पे एचपीएससी के जो चेयरमैन थे वो उनको कुछ समझा रहे थे। पहले वाले जो चेयरमैन थे डीपी वत्स साहब, वो रिटायर हो चुके थे, नए चेयरमैन आ चुके थे। मेरे वहां जाते ही उन्होंने बोलना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा सभी कैंडिडेट से भाई आपने कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए। तो एक लड़की कहने लगी सर आज तो आप पूछेंगे, हम तो बताएंगे, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। उसने कहा ठीक है बैठ जाइए। जैसे वहां बैठे थोड़ी देर के अंदर ही एक पीएन आ गया। उसने कहा जी सुरेश कुमार। मैंने कहा जी मैं हूँ। मैंने चलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, क्योंकि सारा खेल मेरे लिए हो रहा था, इसलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट मेरे चेक हुए और इसीलिए सबसे पहले इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया, सामने चेयरमैन साहब बैठे थे, दोनों साइड में 2 बंदे बैठे थे, एक शायद एचपीएससी का मेंबर था और एक शायद सब्जेक्ट एक्सपर्ट था, हिस्ट्री का कोई बंदा ले रखा था। मैंने अंदर जाने की परमिशन ली, नमस्कार बोला। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए। उनका सबसे पहले मेरे सवाल था कौन से गांव से हो? मैंने कहा खटकड़ से। मेरे से पूछा कौन सा गोत्र है? मैंने कहा खटकड़। अगला उनका सवाल था पिताजी क्या काम करते हैं? मैंने कहा खेती बाड़ी। अगला सवाल उन्होंने किया कि आर्मी चीफ कौन है? मैंने कहा जनरल वीके सिंह। बोले कहाँ के हैं? मैंने कहा हरियाणा के। अगला सवाल किया हरियाणा में कहाँ के? मैंने कहा भिवानी से। अगला सवाल था भिवानी में कहाँ से? मैंने कहा सर उनके गांव वालों ने पीछे जंतर मंतर पे धरना दिया था और ये खबर अखबार में छपी थी, मैंने वो खबर पढ़ी थी, लेकिन अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा किस गांव से है, उसमें मैं भूल गया था। चेयरमैन साहब बोले अच्छा अपना खुद का तो गोत्र भी याद है, नाम भी याद है, जहां आपने नौकरी की है उसके चीफ का गांव नहीं पता है? मैंने कहा सर मैं आर्मी से नहीं, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैंने वो खबर पढ़ी थी, गांव मैंने पढ़ा था, लेकिन इसमें वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गांव है। उसके बाद जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उसके मैंने जवाब दे दिए। जो मेंबर थे उन्होंने सवाल पूछे, उसके मैंने जवाब दे दिए। क्योंकि बाकी इंटरव्यू हो चुके थे, जब पहले इंटरव्यू हुए थे उसमें एक्सर्समैन की टोटल 9 सीट थी, 9 में से 3 फीमेल को दे रखी थी, हमारे लिए 6 बची थी। 6 में से 5 बंदों का इंटरव्यू हुआ था, छठा बंदा मैं था जिसका इंटरव्यू हो रहा था। तो मेरे दिमाग में ये था
कि जब हमारे मेल के लिए अगर 6 सीट हैं, 6 में से 5 का इंटरव्यू पहले हो चुका है, छठा मेरा है, 6 ही बंदे हैं, 6 ही वैकेंसी है, सिलेक्शन हो ही जाएगा। और वो भी जब मेरा फॉर्म रद्द कर दिया था, रद्द करने के बाद राहुल गांधी को जो पत्र लिखा, उसकी कॉपी जो मुख्यमंत्री को भेजी, उसके बाद जो टेलीग्राम से बुलाया है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वैसे भी जो उन्होंने सवाल किए थे, मैंने सबके जवाब दे दिए थे, सिर्फ एक को छोड़ के, जो जनरल वीके सिंह का गांव का नाम मुझे ये उसमें याद नहीं आया था। सवाल जवाब करते समय मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ गई। चेयरमैन साहब को वो बुरा लग गया। उन्होंने कहा, अच्छा अभी यहाँ हंस रहा है, बाहर जाके बोलेगा। मैंने कहा, सर बाहर जाके मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? आपने जो सवाल किए मैंने जवाब दे दिया, इन साहब ने जो सवाल किए उसका जवाब दिया है, इन साहब ने जो सवाल किए उसका जवाब दिया है। मैंने कहा, सर एक जनरल वीके सिंह साहब का मैं गांव का नाम नहीं बताया, उसके लिए मैं बता दिया कि मैं भूल गया हूँ। आगे मैंने कहा कि जब एचपीएससी ने मेरा ऑब्जेक्शन भेजा था, उस समय मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मेरे ये समझ में आया था, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, लिखूं तो लिखूं कहाँ, क्योंकि मेरे पास सारी योग्यताएं हैं। उसके बाद भी एचपीएससी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रही है कि आपके पास योग्यता नहीं है। और मैंने कहा, जब एचपीएससी ने मेरा रिजेक्शन भेजा और ये लिख के दिया कि आपकी जो डिग्री है वो उस लायक नहीं है कि आपको हिस्ट्री का लेक्चरर बनाया जाए, तो मेरे को जो याद था वो भी मैं भूल गया था। एचपीएससी का जो मेरे पास लेटर था, उसका सीधा सा मतलब था कि आगे भविष्य में मैं कभी हिस्ट्री लेक्चरर के लिए, स्कूल कैडर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता था। मैं इसलिए मैं सारी चीज भूल गया था। इतना बोलने के बाद उसने कहा, ठीक है जाइए। जैसे ही मैं बाहर निकला, बाहर निकलते ही पीएन था, उसने कहा, जी हाँ साइन कर दीजिए। मैंने साइन कर दिए। साइन करने के बाद मैंने कहा, भाई अब घर जाऊं या कुछ और पूछना है? मेरा ठीक है जी जाइए। वहां से मैं वापस फिर रजिस्ट्रार ऑफिस गया और रजिस्ट्रार ऑफिस से एनओसी लिया। एनओसी लेने के बाद वापस एचपीएससी में जमा करवाया। ये आप मेरा उस समय का एनओसी देख सकते हैं। इसमें ऊपर रजिस्ट्रार की तरफ से लिखा गया है, नीचे हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी को लिखा गया है। विषय दिया है दूसरे विभाग में चयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले यानी कि एनओसी देने वाले। इसमें हमारा जो कार्यालय का पत्र क्रमांक दिया है और उसकी तारीख दी है 7/5/2012 यानी कि 7 मई 2012, क्योंकि 5 मई को मेरे पास टेलीग्राम आया था और टेलीग्राम आते ही मैंने एनओसी के लिए एप्लीकेशन लिखकर इंस्पेक्टर से साइन करवाकर ARCS चीन से साइन करवाकर आगे पंचकुला रजिस्ट्रार ऑफिस में दे दी थी। नीचे फिर यहाँ इन्होंने पूरा लिखा है कि सुरेश कुमार उप निरीक्षक सहकारी समिति जीन थर्ड की तरफ कोई विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है। यदि इस कर्मचारी का चयन दूसरे विभाग में हो जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, अतः इस विभाग की ओर से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है यानी कि एनओसी जारी किया जाता है। इसके नीचे आप डेट देख सकते हो 9/5/2012 और उसके नीचे आप रिसीविंग के साइन देख सकते हो जो मैंने एचपीएससी में जमा करा था, यानी कि 9 मई 2012 को जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था उसी दिन मैंने ये एनओसी एचपीएससी में जमा करवा दिया था। अब आप ये सोच रहोगे जब इतना कुछ होने के बाद ये सब हो गया तो सिलेक्शन तो होना ही था, लेकिन एचपीएससी ने उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं किया था। मेरी जगह एक ऐसे बंदे का सिलेक्शन कर दिया, DESM बना के, DESM मतलब डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जबकि वो हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार, एचपीएससी के विज्ञापन के अनुसार डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आता ही नहीं है। इसके ऊपर अलग से कई वीडियो बनेंगी, आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। एचपीएससी के खिलाफ जो लड़ाई थी वो मेरी अभी भी जारी है। रिजल्ट आने के बाद जब मैंने एचपीएससी के खिलाफ केस डाला वो काफी लंबा चला। एचपीएससी ने उसमें बार बार झूठ बोला। मैंने हर बार आरटीआई से नए प्रमाण लेके उनको झूठा साबित किया। अभी भी एचपीएससी ने हाई कोर्ट में झूठ बोला था, उसको झूठा साबित करने के लिए मैंने नई आरटीआई लगा के एचपीएससी से रिकॉर्ड लेके और वहां हाई कोर्ट में भी एलपीए लगाई हुई है। जैसे ही उसका फैसला आएगा उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी और उससे पहले की जो है उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। इस तरह से एचपीएससी के खिलाफ कई वीडियो बननी है। एचपीएससी के खिलाफ संघर्ष की ये मेरी एक छोटी ही कहानी है। आगे आने वाले समय में आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।